मुखिया हर साल नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपये पैसे देकर उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं हैरान थी कि यह ऐसा क्यों करता है। एक दिन उस मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई। वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीखें निकल गई क्योंकि वह मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी आमतौर पर मुझे यह सब सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं यह सुनकर हैरान हो गई। अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई? मेरी दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें भी अभी तक कुछ पता नहीं। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत से माल व दौलत। ऐसे में तो कोई भी लड़की बेवकूफ़ी होगी जो मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वह कुछ चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना ही कि गांव के मुखिया की नज़र में तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तू बन जाए, क्योंकि सुना है कि वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बात सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा, मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी। मैं असल में यहाँ रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी। इसीलिए इस गांव के रस्म रिवाजों और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसीलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसे जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी फिर शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी। इसीलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम से देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल दौलत के साथ उसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस में कहा, यह बेचारी लड़कियों पर बहुत बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, लड़कियां अपने मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला है कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी के वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वो मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपया खर्च कर देता है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जों के बोझ तले ऐसे दबे हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर के नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता था।
फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर ले आए, जहां वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने बाप का अब संभाल लेती थी, पर मेरी दो छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वह रोते हुए कह रही थी, काश हम पैदा ही न हुआ होते, फिर पैदा होते ही मर गए होते, आज यूं भूखे रहना नहीं पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा तो चलो बस तैसे तैसे बचपन गुजर गया था, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही वह इससे वाकिफ थी कि अब मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहाँ हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आ गई। मैं तो उसको देखकर जल्दी से घर भाग आई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी देर में हिमांशी चली आई, कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं डर गई और उसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे देखना खाना बनाने में लग रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे ही जान नहीं थी। तंग आकर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चीख पड़ी। मैंने फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया, जो उस सब का इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज़्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने से खतरा हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है तुम्हें, क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। मेरी बात को ना समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तूने कौन से चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर के दरवाजे पे किसी ने जोर जोर से खटकाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मैंने अपना सांस रोक लिया। दरवाज़ा खोला गया तो बाहर गांव के मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उसके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्होंने भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बैठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था जो गरीबों के घर चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुलाया और मेरा हाथ मांग लिया। तब उसने यह बात की तो माँ को हक्का बक्का रह गई और उठकर गुस्से से बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं, जो रुपये पैसे से हम बेटी का सौदा करें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, पर बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब माँ और पिताजी के फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसे। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। आखिर हुआ यूं ही जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि मैंने अपनी बहन को जो जुबान दे रखी थी और इसी साल के आखिरी में मेरी शादी तय हो गई थी। मगर पिताजी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर लीजिए, फिर जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करेंगे। मुझे पिताजी की बात पर गुस्सा आया तो
बहुत आया। क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है? फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मरकर भी पूरा ना कर सकूं। पिताजी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, बेटी, हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर कर्जा है, जो कर्जा है वही उतारने का नाम नहीं ले रहा है। और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी बहुत छोटी सी ख्वाहिशें को अपना दिल में दबा लेती हैं और तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारा सारा मसला हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वो भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके कोई एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कसमकस में डाल गए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फ़ैसला किया। मैंने पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को बुला लिया ताकि उससे बातचीत करके फ़ैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर आ गया और मैं उसको छत पर ले गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैंने पीयूष को पिताजी और गांव के मुखिया की कई बातें बताए तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज़ को समझना था कि शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा कि मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूँ। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ उल्टा और घूरती निगाहों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही थी। मैं सब जानते हुए भी उससे नज़रें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा, हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए? या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ नहीं आ पा रहा था? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रख करके कहा था ये मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए था, सो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब यह बात सुनी और अपने दिल पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैंने फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे हटना नहीं था। माँ की तकलीफ़ का भी मुझे अंदाज़ा था, पर पिताजी का भी कोई कसूर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्जा की टेंशन लेते और इस वक्त पहले ही बूढ़े हुए जा रहे थे। जब मैंने अपने फैसले पर पक्के रही तो माँ ने भी चुप्पी तोड़ ली और एक हफ्ते के अंदर ही हमारी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया की बंगले में आ गई। सारे दिन की थकी हारी मैं जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी अपनी आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आँख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया। खौफ की वजह से मेरे हलक और में कांटे की तरह सूख गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें भी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने का मना नहीं कर रही थी, पर पहली रात ही कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था जो वह मुझे तलाक न देता।
कपड़े बदल कर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। हम फिर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश मैंने आज तक कितनी शादियां की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम ही मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई। वह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैं इधर उधर देखा, फिर वहीं मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानी मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि मेरी बेटी से मिलने आप लोग अब मर्जी हो तभी आओ। कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं है, मगर उसे तलाक नहीं दे रहा है और मालिक ने अपने घर वालों को पैसे से बैग भर दिया और रहने के लिए भी घर दे दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख कर रो दूं। मेरे घर वाले ने मेरे साथ क्या किया मैंने अपने ही नज़रों में गिर गई थी। जब मैं उस मुखिया से किस मुंह से बहस करती। मेरे घर ही वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज़्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा कि तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा कि मैंने पैसों की चमक धमक देकर तलाक लेने से इनकार कर दिया है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले की फांसी फंदा लगा ली हूँ। इससे पहले मैंने रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उसे झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसने एक रात की शादी कर की थी और बात बात पर मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को चैन सुकून छीन लिया था। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक मुझे इस राज की हकीकत नहीं बता दो। अब तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे रहे? मेरे पति ने मेरी बात सुनी और बोला कि मैंने शादी की है तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम पर पूरा हक है। तुम्हें छूने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी कर रह गई और बोली, मुझे तुम सच बताओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्द ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना कि तुमसे अगर तुमने बेवफाई या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी की ने मुट्ठी बंद कर लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के मुखिया से, जिसे कोई कानून या पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर भी खुद कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुपचाप ही उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी यह बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया और इस 1 हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाब हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही। मैं तो ऐसा क्यों जानती नहीं थी कि मेरी किस्मत का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नज़र रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बातें करने लगता तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही न थी। उसके पीछे भागते भागते उसकी बातें सुनते 15 दिन गुजर गए। कोई भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में
प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फ़ोन पर किसी के कॉल आए। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो इसकी। रोज रोज की बकवास से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़का का मामला है। अब तो मसला और भी रंगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैं इरादा कर लिया था कि किसी भी तरह से मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चुंगल से आज़ाद करवाना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले ही उसके साथ मिला दिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी नहीं किया। मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से हटी नहीं, और उसके घर से जाता हुआ देखकर मैं भी से वापस लौट गई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी हुई थी कि मेरा पति घर आया और फिर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वह किसी कह रहा था कि कल फिर उसी जगह आ जाना जहां तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आँख मचोली के खेल छूट जाने वाली है कि उससे पहले मेरा पति मुझे देखता। मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल का दिन का इंतज़ार था। मैंने मन ही मन में खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे घर ही से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। जब मुझे टेंशन होने लगी तो मैं उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूँ और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूँ। अपने इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को यह सोच समझा लिया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उसी कमरे के साथ एक कमरा और भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे को देखने लगी। तभी वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सब को वहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी छुपके वहाँ से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मामले को आसान समझ रही थी यह उतना मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसीलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोवा कर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतज़ार कर रही थी। टहलते हुए तभी मुझे गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड तरफ आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोशी होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं पूछी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी मोटी गलियां में चलती जा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हुई बदहवास हुई जा रही थी। गांव में खेत होकर
हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह जगह थी जहाँ खेल कूद में मैं बड़ी हुई थी। तभी भी वह खेत मेरी नज़रों के सामने से गुजरा जो जैसे किसी की मेरी आंखों में मिर्ची भर दी हो। मुझे उस खेत से नफरत सी महसूस हुई। यह वही जगह थी जहाँ मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ही न निकलती। उन्हीं सोचों में गुम हुई, पता ही नहीं चला कि सफ़र कब ख़त्म हो गया और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकल कर मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखता गाड़ी में मैं नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर के मुझे मेरे पति की दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी को बता सकूँ कि नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं? बाबा जी ने कहा कि इजाज़त है, जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। उनकी यह घूमने वाली बातें सुनकर मेरे माथे की सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहाँ से इजाज़त लेकर वापस आ गए। आकर मेरे पति ने सारे नौकरों की छुट्टी दे दी और सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने लगा। ऐसा करते देखकर मैं डरने लगी। वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस असलियत यही ताकि कोई यह राज जान न सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसें और भी तेज तेज चलने लगी। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, आज 10 साल पहले जब मैं 20 साल का था, हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी ख़त्म होने लगी और मेरी सेहत भी ख़त्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार न मिला और मैं गुस्से से निशाने ख़राब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी तुम शादी करोगे वह तुम्हारे जिस्म की ताकत ख़त्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू ख़त्म हो जाएगी, मगर तुम उनको एक दफ़ा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, और कहा कि ऐसा तो मैं कभी असली वाली शादी नहीं कर सकूँगा। पर वह बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक ज़रूरतमंद लड़की से के देखी। अपनी पत्नी को छुए बगैर मैंने माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी शादी दौलत से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का भी असर ख़त्म हो गया। फिर उसी तरह दूसरी शादी की तो मैंने इलेक्शन जीत गया और फिर तीसरी शादी की तो मैंने 12 शादियाँ की और धीरे धीरे मुझ पर जो जादू था वो ख़त्म हो गया और मैंने चौगुना माल कमाना शुरू कर दिया। अब मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा? तो मैं इतना जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ? फिर मैंने तुमसे शादी की और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा तो वो वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की ज़िंदगी चाहता था। मैंने दर दर की खाक छानी बाबा जी को तलाश करने के लिए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं, कब तक मैं तलाक देता रहूँगा, शादी करता रहूँगा। कई महीने गुजर जाने के बाद मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चल गया। मैं आनन फानन वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जैसे बेजान सा होकर ज़मीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया और बाबा जी से कहा कि बाबा, अब तक मैं थक गया हूँ,
अब लोगों की बातें सुनता रहूँगा तो मुझे बता दें कि कितनी शादियाँ और करनी पड़ेगी, और ताकि एक ही दफ़ा सब करके चैन में के ज़िंदगी गुजार सकूं। जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की न मिल जाए जो तुम्हारे ख़ानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई ख़ास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी वाली को तलाश कर सकूं। फिर बाबा जी ने कहा कि उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह यही होगा कि इसके बाद और किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम वही लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था कि तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे अब तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों यही बात पूछना का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की की शादी की रात ही तुम तलाक देते हो और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। ये हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लेंगी, क्या कुछ कल के लिए भी रहने दोगे? मगर मैंने सोचा कि अगर यह राज न पूछ सकी तो शायद कभी न कभी पूछ पाऊंगी, इसीलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था कि मेरा पति मेरा चेकअप कराने लेकर आया है ताकि यह जान सके कि मैं कुंवारी हूँ या नहीं, पर यह बात मैं शक के बिना इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक इसके मुंह से सुन नहीं लेती। मैं मजबूर थी और ऐसे इंसान के साथ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले ही दिन शक हुआ हो। बेशक मैं अपनी कज़िन के पसंद करती थी और मंगनी भी कर ली थी, मगर मैं पीयूष को भी अपनी हदें पार नहीं करने की कोशिश करी थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ न होती तो क्या मुझे अब तक तलाक मिल चुकी होती? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और दूसरा मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरियों के आगे कुछ न समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तभी मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो तो आज क्या था? देखो, अपनी बाईं कलाई पर मेरे निशान बना हुआ है। यही राज जिसे मैं देखकर चौंक गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल गया था कि पता चला सकूं कि असली या मुझे कोई ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशान ये बताई थी कि उस लड़की की कलाई और कमल के निशान होगा। इसीलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले और मुझे बता दे कि तुम्हारी कमर पर जो निशान है वह उस डॉक्टर ने बताया कि वह लड़की तो मैं है बहुत खुश है। मेरी शादी इसी लड़की से होना था और सब्र का फल मुझे बहुत मीठा मिला है, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता वह सब के सब कुंवारी नहीं होती। तब उनकी कलाई को मैं देखता और तलाक देता। अपने पति की बात सुनकर मैंने उनकी आंखों में देखा और वहाँ दिखी सच्चाई देखकर मैंने जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला कि मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती हो वह तो लालची निकला। मैं उसे पैसे दिए और तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी।
अगर मैं उससे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसका जुबान बंद कर सकता था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने की अदा कर रही थी। मेरी किस्मत ने पीयूष जैसे लालची इंसान से बच गया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सबसे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को रहने का अच्छा मकान दिया और पैसे दिए, साथ ही उसकी ज़िंदगी भी ठीक कर दी थी और मेरी दूसरी और तीसरी बहनों की भी शादियां करवा दिया था। और मैं अपने बच्चे और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए सोच रही थी। कुछ दिन के बाद मेरे भी बच्चे हुए और मैं भी अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगी और आज सब कुछ था मेरे पास। पीयूष जैसे लालची इंसान को मैं बहुत पहले ही भुला चुकी थी और मैं अपने मुखिया के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लग रही थी। दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा।